Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So let us continue with our questions from NET December 2019 exam of Public Administration in this video, जहाँ पर हम उनको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे उनकी और साथ ही साथ उनको एनालाइज भी करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 ऑफ पेपर 2 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 80 of the subject paper, that is the public administration paper. Question number 71, that is question number 1 for today, is the idea of maximum governance minimum government implies which of the following. तो जो idea है, concept है maximum governance का और minimum government का, इससे हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं, इसका क्या मतलब है। ए, रिडक्शन इन लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग की लेयर्स हैं, जिन जिन लेवल्स पे डिसीजन लिया जाता है उन लेवल्स को, उन लेयर्स को कम कर दिया जाए। बी, प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन, कि जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। सी, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, कि जो कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आगे देनी है, ब्रॉडकास्ट करनी है, उसको कंट्रोल किया जाए। एंड डी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एक्सपर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट्स हैं उनकी गिनती बढ़ाई जाए, उनका साइज जो है वो बढ़ाया जाए। तो अब हम देखते हैं ये जो कंसेप्ट है हमारा मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ स्पेशली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके टाइम से, क्योंकि वो इसको एक बहुत वोकल हैं इस फ्रेज़ को लेकर जो कि है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। अब इसका आंसर देने से पहले हम देखते हैं कि मतलब क्या है इस फ्रेज का, गवर्नेंस का मतलब क्या है। नाउ व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस होती है हमारी गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नमेंट तो आपको पता है क्या होती है, सरकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट को रूल कर रही है या फिर चला रही है, दैट इज गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है जी, तो जो गवर्नमेंट काम कर रही है दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। अब बात हो रही है कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, ये हमारी मिनिमम हो, और जो गवर्नेंस है वो मैक्सिमम हो, तो एक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। इसका क्या मतलब है कि लोग कम हो, लोगों को हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना है पर काम ज़्यादा बढ़ाना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो नंबर 1 है रिडक्शन इन लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्या इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं इस फ्रेज का? यस, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो हायरार्की है, हमें पता है कि गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेड टेपिज्म, जो डिले होता है। तो अगर हम लेवल्स को कम कर देंगे, लेयर्स को कम कर देंगे, तो जो भी काम है वो एक फास्ट तरीके से हो सकेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस जो है, जो काम है वो ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ए आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही हो गई है। सेकेंड है प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन। तो क्या अगर हम प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दें तो हम गवर्नेंस को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या एक प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना एक टूल हो सकता है या हेल्प कर सकता है हमारी गवर्नेंस इंक्रीज करने में? यस, प्रोसीजर सिंप्लीफाई होगा तो जो हम सिटीजन्स हैं उनके लिए भी इजी रहेगा, वो भी सेटिस्फाई रहेंगे और प्लस काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। थर्ड इज कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कंट्रोल करना कि यहाँ पे कोई बात नहीं आती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। लास्ट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ एक्सपर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सपर्ट्स बढ़ाने की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है, जितनी भी बात है वो काम करने पे है, वर्ब पे फोकस है। वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे? गवर्नेंस। ठीक है, क्रिया पे यहाँ पे जो है वो सारा ध्यान है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो सी एंड डी स्टेटमेंट जहाँ है वो हमारी गलत हो गई और आपका आंसर क्या रह गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक इज पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से भी बन सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 1, पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। आंसर क्या होगा आपका? स्टेटमेंट नंबर 3। The next question is, which one of the following is not the reason for difference between the minister and civil servant in India in general? तो इंडिया के अंदर अगर हम मिनिस्टर की बात करें और एक हम सिविल सर्वेंट की बात करें तो उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन उस डिफरेंस का एक कारण नहीं है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 3,
Indian administration, and the topic is politician and civil servant relations. ऑप्शंस को अब देखते हैं. 1. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. कहने का मतलब क्या है कि जब एक इम्प्लीमेंटेशन काम किसका होता है, सिविल सर्वेंट्स का बेसिकली काम होता है इम्प्लीमेंट करना, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका मेन काम होता है पॉलिसी बनाना, बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहता है किसमें, इम्प्लीमेंटेशन करने में. तो क्या ये कारण है, हो सकता है कारण हो. सेकेंड इज सिविल सर्वेंट्स टेंडेंसी टू बी टाइड मोर एंड मोर टू रेड टेपिज्म. जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो रेड टेपिज्म के साथ बंधे रहें. क्यों? रेड टेपिज्म से हम डिराइव कर सकते हैं हायरार्की. वो सब कुछ जो करेंगे वो रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, और जब सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, एक प्रॉपर चैनल फॉलो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेड टेपिज्म होगी या फिर डिले होगा. रेड टेपिज्म का मतलब होता है जो डिले होता है एक काम के अंदर. ठीक है, क्योंकि सपोज आप देखते होंगे अगर एक मिनिस्टर कोशिश भी करेगा इन्फ्लुएंस करने की एक सिविल सर्वेंट को कि आप ऐसे कर दीजिए, सिविल सर्वेंट क्या बोलते हैं, सर आप रिटर्न में दीजिए, आप मुझे लिखित रूप से दो तो मैं ये काम करूंगा. ठीक है, तो जो सिविल सर्वेंट्स होती हैं, और वो उन ज़रूरी भी है क्योंकि उन्हें एक प्रूफ रखना पड़ेगा कि उनको ये ऑर्डर रिटर्न में आया था, तो वो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करें, एक फिक्स ट्रैक पाथ पे चलें, जिससे वो रेड टेपिज्म के साथ बन जाते हैं. तो क्या ये एक डिफरेंस का हो सकता है कारण? हाँ जी, हो सकता है. क्योंकि सपोज मैंने आपको बताया कि पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, पर अगर सिविल सर्वेंट अड़ जाए कि आप मुझे लिखित रूप से दीजिए, तो दिस कैन बी अ रीजन. थर्ड इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू फ्रेश आइडियाज ऑन द पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट. तो अगर सिविल सर्वेंट जो है वो फ्रेश आइडिया, कोई नया आइडिया है, उस पर रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं. क्या ये कारण हो सकता है? मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन. एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिविल सर्वेंट्स क्लेम ऑन सुपियोरिटी इन नॉलेज एंड अबाउट टेक्निक्स ऑफ वर्क. अब देखिए, जो सिविल सर्वेंट है अगर वो क्लेम करें कि वो नॉलेज में कि काम कैसे लेना है उसमें वो सुपीरियर हैं, किससे? मंत्री से. तो ये भी क्या एक कारण हो सकता है? आपको लगेगा हाँ हो सकता है. पर अब हमें यहाँ ध्यान से सोचना है कि जो एक सिविल सर्वेंट होते हैं उन्हें पहले उनका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है. सबको पता है कि वो प्रीलिम्स क्लियर करके आएंगे, उसके बाद मेंस क्लियर करके आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करके आएंगे, तो उनको नॉलेज है, दिस इज क्लियर. और उनको ये भी पता है कि उन्होंने मिनिस्टर्स के अंडर जो है वो काम करना है. ठीक है, ये भी उनको पता है. तो उनको पहले से ही पता होता है कि हमने उनके अंडर काम करना है, तो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी जो नॉलेज है वो ज़्यादा है. तो इस तरीके से ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये एक सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर के बीच में जो डिफरेंस है उसका कारण नहीं है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी कारण नहीं है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपका कारण हो सकता है, एक रेड टेपिज्म आपका कारण हो सकता है, और अगर एक सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्स ना दे फ्रेश आइडियाज़ को, क्योंकि उसको सब कुछ देखना होता है, काफ़ी लॉन्ग, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाला एक सिविल सर्वेंट है, उसको काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को देखकर एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्स ना करे. तो ये भी एक डिफरेंस का कारण हो सकता है. लेकिन एक नॉलेज जो है, ठीक है, उसका क्लेम होना कि किसके पास ज़्यादा है, ये एक कारण नहीं है. तो आपकी स्टेटमेंट ठीक कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोकस ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. इसका जो फोकस है वो किसके ऊपर है? क्वेश्चन कहाँ से है? गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस टॉपिक इज UNDP. नाउ ऑप्शंस क्या हैं? पॉवर्टी रिडक्शन, HIV एंड एड्स, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू पुअर कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स. देखते हैं. पॉवर्टी रिडक्शन होगा जब डेवलपमेंट की बात हो रही है, होगा. HIV एंड एड्स होगा, हो सकता है, ये नॉट श्योर पर हो सकता है. क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी होगा, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो क्राइसिस प्रिवेंशन भी आएगा एंड रिकवरी भी होगा. प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू पुअर कंट्रीज फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स हो सकता है मे बी. अब क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है फोकस कहाँ पे है UNDP का. तो क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ग्रांट्स देने में होगा? मतलब हो सकता है कि UNDP जो है वो आपको ग्रांट्स दे रही हो, पर क्या उसका फोकस ही ये होगा कि मैं ग्रांट्स दूँ? नहीं. डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए किसी स्कीम के अंडर मे बी इट इज एलोकेटिंग द ग्रांट्स और द फंड्स, बट दैट इज नॉट द फोकस ऑफ UNDP. तो आपकी जो डी स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी. तो ऑप्शन में से जो डी है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. आपका आंसर बचा ऑप्शन नंबर 3. तो स्टेटमेंट ठीक कौन सी है?
ए स्टेटमेंट ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन, HIV एंड एड्स ठीक है, एंड क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी आपकी स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिमाइंडर्स वाइल राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो जब एक रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं उससे पहले इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, करेक्ट रिमाइंडर हैं। ए क्या कहता है, हाइपोथेसिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इन एन इम्प्लिसिट मैनर। Second is intellectual justification of hypothesis must be given in the report. C is the writer should develop a set of terminology to describe the contents of the report. And D is temptation to claim more than what is performed in research study while writing the summary must be avoided. अब सॉल्व करने से पहले हमें एक टिप है, यहाँ पर हमेशा देखना होता है कि ऑप्शंस क्या हैं। तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो अगर आप एलिमिनेट करना चाहेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब आप यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे कि जितनी भी स्टेटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, मतलब A एंड B, B एंड C, C एंड D एंड B एंड D। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस शुड बी प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट इन एन इम्प्लिसिट मैनर। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, विच इज़ नॉट क्लियर, शॉर्ट करके, ठीक है। तो क्या एक रिपोर्ट की हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए विच इज़ अनक्लियर? नहीं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो कंफर्म गलत है, तो जहाँ भी ए है वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकेंड, इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट बी गिवन इन द रिपोर्ट। एक पूरी रिसर्च जो है वो आपकी बेस है किस पे, हाइपोथेसिस के ऊपर, ठीक है, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। तो उस हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करने के बाद एक बहुत डिस्कशन होती है कि वो हाइपोथेसिस क्यों सिलेक्ट की, क्या सोच के आपने वो हाइपोथेसिस को लिया। तो उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सही होती है तो क्या प्रूफ होगा, और अगर ये सही नहीं होती है तो क्या प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, या फिर क्या उससे क्या प्रूफ होगा गलत होने से। तो एक जस्टिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो कंफर्म आपका बी तो हमारा ठीक है ही है, ठीक है। तो इसमें बी किस में है, 2 में है और आपका 4 में है। तो अब यहाँ पे है बी एंड सी एंड बी एंड डी। अब सी एंड डी में से देखते हैं। द राइटर शुड डेवलप अ सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स, कि जितने कंटेंट्स हैं एक रिपोर्ट के उसको प्रेजेंट करने के लिए राइटर को एक टर्मिनोलॉजी बनानी चाहिए। हो सकता है ठीक हो, एग्जैक्ट कंप्लीटली गलत नहीं है। डी इज टेम्पटेशन टू क्लेम मोर देन वॉट इज परफॉर्म्ड इन द रिसर्च स्टडी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने एक्चुअल रिसर्च तो कम की है पर आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट भी किया, ये भी देखा, इससे ये भी पाया गया। मतलब आपने काम थोड़ा सा किया और उसको प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो गलत है, एथिकली भी गलत है और प्रोसीजरली तो गलत वो है ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये टेम्पटेशन को अवॉइड करना चाहिए? जी हाँ, अवॉइड करना चाहिए। और ये लिखने से पहले तो बहुत ज़्यादा आपको एक टेम्पटिंग लगेगा कि मैं और लिख दूँ, ये भी लिख दूँ कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, पर वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी कंफर्म ठीक है। तो ऑप्शंस में 2 ही हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी थी, तो जो मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो हम चूज़ करेंगे, विच आर बी एंड डी। तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो इससे यहाँ हमें हिंट मिल गया ऑप्शंस देखने से कि कौन सी बेस्ट, कितनी बेस्ट स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो यूनिट क्या है, यूनिट 10 रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक इज रिपोर्ट राइटिंग एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Now next question is, which one of the following is not included in Henry Fayol's 14 principles of administration? यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज हेनरी फेयल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना। 1 ऑर्डर, 2nd इनिशिएटिव, 3rd इज रेम्यूनरेशन एंड 4th इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, अगर डिटेल में पढ़े तो वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है, बट दैट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन क्या है, इट इज सेंट्रलाइजेशन, या फिर कई बार लिखा होता है एक्सटेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, की सेंट्रलाइजेशन करनी है तो कितनी करनी है, किस हद तक करनी है, रेशियो क्या रहेगी डिसेंट्रलाइजेशन की और सेंट्रलाइजेशन की। तो अगर सेंट्रलाइजेशन हमारी कम है, ठीक है, अगर सेंट्रलाइजेशन कम है तो ऑब्वियसली जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है तो डिसेंट्रलाइजेशन कम हो जाएगी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड। तो आंसर हो गया स्टेटमेंट नंबर 4, डिसेंट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, क्रिस एर्जारिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें किसके साथ क्रिस एर्जारिस का नाम लिया जाता है, वो एसोसिएटेड है। ऑप्शंस गैंग प्लैंक, इमेच्योरिटी, मैच्योरिटी, जोन ऑफ इंडिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट को आपको डेप्थ में नहीं पूछा है, बिल्कुल ये पूछा है किस इसमें से कौन सा कंसेप्ट क्रिस एर्जारिस ने दिया। कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज क्रिस एर्जारिस। तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। इसमें क्या बात करते हैं, क्रिस एल्जेरिस 7 आपकी स्टेटमेंट्स के प्रोपोनेंट्स देते हैं, प्रोपोजिशंस देते हैं सॉरी, जिसमें एक जो इंडिविजुअल है उसकी ग्रोथ ली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो किस तरीके से बच्चे की तरह हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, और जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करता है तो वो मैच्योर होता जाता है। जैसे स्टार्टिंग में वो पैसिव होता है, बाद में जाके वो एक्टिव हो जाता है। स्टार्टिंग में उसके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, बाद में जाकर उसके लॉन्ग टर्म गोल्स जो जाते हैं। तो ऐसे 7 जो है प्रपोजिशंस दिए हैं हमारे क्रिस एल्जेरिस ने इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी के अंदर। गैंग प्लैंक किसने दिया है, गैंग प्लैंक दिया है आपका हेनरी फ्योल ने, जो कि हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जोन ऑफ इनडिफरेंस दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने, और कॉन्स्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दिया है आपके एमपी फॉलेट ने। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो किसने दिया है। जोन ऑफ इनडिफरेंस तो दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने, और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कौन से थिंकर ने आपको दिया है, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। According to Kautilya, which one of the following is not a layer in hierarchical village administration? तो अगर हम पहले की विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लें, उसकी हायरार्की लें, तो इनमें से कौन सा जो है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, तो विलेज हायरार्की के अंदर नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज कौटिल्य। या फिर हम इसको जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से भी सोच सकते हैं, पर वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं आता है। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट कौटिल्य से ही है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज समग्रहण, सेकेंड इज ग्राम, थर्ड इज स्तम्य एंड फोर्थ इज दुर्ग। तो अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने कौटिल्य पढ़ा है, बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ा, तो उसकी एक मेन जो थ्योरी आती है दैट इज सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी। और उसमें क्या होता है, वो बात करते हैं कि एक जो स्टेट है उसके 7 अंग होते हैं, सप्त अंग, 7 ऑर्गन्स होते हैं। तो उन 7 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है हमारा दुर्ग, विच इज फोर्ट, जो कि एक स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है फोर्ट। फिर वो डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फोर्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो ये जो दुर्ग है ये कोई विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की का पार्ट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सप्तांग थ्योरी ऑफ द कौटिल्य, ठीक है। फोर्ट क्या होता है, जो एक कंट्री, जो एक स्टेट को, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो 4 डिवाइस जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्ट, ठीक है। तो दुर्ग हो गया, तो ये इसका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। Now coming to the next question 78, which one of the following is not concerned with development administration? टॉपिक है आपका comparative and development administration, और टॉपिक है concept, nature, scope and features of development administration। तो इनमें से कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है। 1 इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी क्या होता है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उससे हमारा क्या रिश्ता है, तो क्या ये एक कंसर्न है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, यस कंसर्न है। सेकेंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, थर्ड मार्केट ओरिएंटेशन एंड फोर्थ इज इनोवेशन। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन आपका कंसर्न है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी कंसर्न है, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है तो आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन ये कंसर्न नहीं है। फोर्थ इनोवेशन, अगर डेवलपमेंट करनी है तो आपको नए नए तरीके, नए नए इनोवेशंस लेके आने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप मैक्सिमम यूज़ कर सकें, उनके ऑप्टिमम यूज़ जो है आप कर सकें अपनी स्टेट की, कंट्री की, या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है डेवलपमेंट के लिए। मार्केट ओरिएंटेशन नहीं है। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक अलाइनमेंट होना, हमारा एक बिलीव्स होना। तो यहाँ पे मार्केट की हम कोई ज़्यादा डायरेक्टली बात नहीं करते हैं जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नाउ 79th question is, which one of the following schedule of Indian Constitution lists the constituent states and union territories? तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कौन से शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट दी हुई है। ऑप्शन इज फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड 10th शेड्यूल। नाउ इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जिससे आप सारे के सारे जो 12 शेड्यूल्स हैं उनको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। बिफोर वी कम टू दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो, ताकि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उससे बेनिफिट उठा सकें। सो प्लीज़ मेक श्योर कि अभी आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ हियर इज़ द मेमोरी ट्रिक
for remembering or memorizing the schedules of Indian Constitution. Now before I explain the trick, I would like to tell here कि ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक नहीं है. कुछ साल पहले मैंने इन शेड्यूल्स को याद करने के लिए नेट से देखी थी और वही मुझे अभी तक याद है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. दिस इज नॉट माई इनोवेशन ओवर हेयर, राइट. तो जैसे मैंने याद की है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आपको इन शेड्यूल्स को याद करने से पहले एक फ्रेज जो है, एक सेंटेंस जो है वो याद करना है, विच इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. पुराने प्रधानमंत्री जो है, पीएम है, उनके आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. अब हम देखते हैं इनसे क्या बनता है. नंबर 1, टी इज टेरिटरीज एंड स्टेट. तो शेड्यूल 1 है, उसके अंदर लिस्ट हो गई जितनी भी हमारी टेरिटरीज हैं और स्टेट हैं, ठीक है. यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की लिस्ट है, वो है शेड्यूल 1 में. सेकेंड इज एमोल्यूमेंट्स, ई. एमोल्यूमेंट्स क्या होता है? सैलरीज. तो यहाँ पे सैलरीज और सैलरीज वगैरह की बात की हुई है, किसकी? जैसे प्रेसिडेंट हो गए हमारे और बाकी जो ऑफिशियल्स हो गए. थर्ड है एफर्मेशंस एंड ओथ. तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको जो एफर्मेशंस एंड ओथ्स दिलाई जाती हैं, वो है हमारे थर्ड शेड्यूल के अंदर. इसके अंदर जजेस भी हमारे आते हैं. फोर्थ इज राज्यसभा सीट एलोकेशन. तो राज्यसभा की जो सीट एलोकेशन है वो आपकी आती है फोर्थ शेड्यूल के अंदर. फिफ्थ इज एस, टीयर्स का एस आ गया, दैट इज शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी इसके अंदर आता है, एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो ये हो गया आपका शेड्यूल नंबर 5. सिक्स्थ इज ऑफ का ओ, वो है अदर ट्राइबल एरियाज. अब इसके अंदर कुछ खास ट्राइबल एरियाज आते हैं जो कि हमारे 4 स्टेट्स हैं. वो कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय. तो ये 4 स्टेट हैं, वो आती हैं आपकी ट्राइबल एरियाज में, जो कि आते हैं आपका शेड्यूल नंबर 6 में. 7 है फेडरल लिस्ट. फेडरल लिस्ट मतलब जो 3 लिस्ट हैं जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हुई हुई है, आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, वो आते हैं आपको शेड्यूल नंबर 7 में. और नेक्स्ट इज ओ, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है. तो जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं आपकी शेड्यूल नंबर 8 में. कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आप मुझे बताएंगे. और लास्ट जो अमेंडमेंट है वो कौन सी अमेंडमेंट थी, कौन सा नंबर था अमेंडमेंट का जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है उसकी लिस्ट में एडिशन की गई थी, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ 9th इज लैंड रिफॉर्म्स, एल, ओल्ड, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स. 10th इज डिफेक्शन, जिसमें आता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ. 52nd अमेंडमेंट जो है वो हमारी यहाँ पे हुई थी, जिससे हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बना. 11th इज पंचायत, जो कि है हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एंड लास्ट इज म्यूनिसिपैलिटीज, जो है हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो ये आपके हो गए हम जो 12 शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. टीयर्स यहाँ से ये ऑफ ओल्ड पीएम. तो अगर 1-2 बार आप इसे याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपको ये कभी भी शेड्यूल्स नहीं भूले हैं. मुझे भी, मैंने 4 years अगो किया था और मुझे आज तक ये याद है. नाउ क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं. तो क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन सा शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ इंक्लूड करता है लिस्ट. वो है फर्स्ट शेड्यूल. हमने किया था टीयर्स, ठीक है. टी से क्या था? टेरिटरीज एंड स्टेट्स. तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट शेड्यूल. क्वेश्चन कहाँ से हुए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. अब स्पेसिफिकली वहाँ पे ये मेंशन नहीं है, पर वहाँ पे फेडरल फीचर्स हैं. तो जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं या फिर हम जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो किस लिस्ट के अंदर आते हैं. तो दैट इज फर्स्ट शेड्यूल. वहाँ पे शेड्यूल्स की हम बात करते हैं. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ. कुछ लोग आप इसे कमेंट करते हैं कि मैम आप अच्छा समझाते हैं, आपको और लाइक्स मिलने चाहिए और सब्सक्राइबर मिलने चाहिए. तो फिर कहाँ से आएंगे? तुम लोग शेयर करोगे तभी आएंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं. F.W. Riggs in his book Prismatic Society Revisited used which of the following dimensions for the study of prismatic society. तो prismatic society की जब बात करते हैं हम, तो रिग्स की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो उन्होंने अपने कंसेप्ट को, जो प्रिज्मेटिक वाला कंसेप्ट है, उसको रिवाइज किया था, जो उनकी बुक में था प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड. तो उसमें उन्होंने उसके कौन कौन से डायमेंशंस को इंक्लूड किया. ऑप्शंस हैं ए डिफरेंशिएशन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी इंटीग्रेशन एंड फोर्थ इज कंटिन्यूटी. क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 5 कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेडरिक्स.
ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है वैसे तो आंसर इज, अब पहले यहाँ ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में दो दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब इनमें से दो हैं, ठीक है, अगर आपको ना आता हो तो। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, सही कौन से हैं, ए डिफ्रेंसिएशन एंड सी इंटीग्रेशन। तो ए एंड सी कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। ठीक है जी, तो पहले उन्होंने जो हमारा मॉडल दिया था, जब प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात की थी, तो उन्होंने जो उनके फीचर्स दिए थे या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स दी थी, वो 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स थी, वैसे तो काफ़ी थी, जो थी हमारी हेट्रोजिनिटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, हेट्रोजिनिटी, सेकेंड वॉज फॉर्मलिज्म एंड थर्ड वॉज ओवरलैपिंग। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपने कंसेप्ट को रिवाइज किया तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो होती है उसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं या दो डायमेंशंस होती हैं डेवलपमेंट की, विच आर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एक अलग से मैकेनिज्म हो या सिस्टम हो। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे पहले जो पुरानी सोसाइटीज़ थी, अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे एक ही कोई बॉडी थी या वहाँ पे एक ही कोई जना था जो सारे काम कर रहा था। फिर जैसे जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन आती गई तो उस काम को फर्दर एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया जाता है और उन अलग अलग काम को अलग अलग लोग करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। ये किसके साथ आएगी, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो उसका एक हर अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में बढ़ जाएंगे और उनको अलग अलग लोग जो हैं परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिफ्रेंसिएशन। साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यहाँ मतलब क्या है कि सबको एक साथ लेकर चलना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटर पे कोई पॉलिसी बन रही है तो सेंटर को ये इंश्योर करना है कि उसकी जितनी भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं सब तक कोई पॉलिसी पहुंच जाए और वो उन सभी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को लेकर चले माइंड में जब वो उस पॉलिसी को बना रही है, साथ लेकर चलें। तो इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ज़रूरी हैं जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। और ये किसने कहा, हमारे डब्ल्यू रिग्स ने कहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये है हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इनको एनालाइज कर कर कि ये कौन से यूनिट में आए हैं। तो आज के जो 10 क्वेश्चन हैं उनमें से इंट्रोडक्शन में से आया एक क्वेश्चन, थॉट में से हमारे 3 क्वेश्चन आए हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन हैं, स्टेट एंड लोकल से कोई क्वेश्चन नहीं है, कंपैरेटिव से भी 2 क्वेश्चन हैं आपके, उसके बाद इकोनॉमिक्स से कोई नहीं है, सोशल वेलफेयर से कोई नहीं है, पब्लिक पॉलिसी से कोई नहीं है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से एक क्वेश्चन है और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी एक क्वेश्चन है। तो ये हो गए आज के टोटल मिला के 10 क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन। इतना ही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने मेमोरी ट्रिक शेयर करी है वो भी अच्छी लगी होगी और 10 क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अपना स्कोर बताइए, ट्रिक कैसी लगी वो बताइए, और जो कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किसने दिया वो भी बताइए। और बस अगली वीडियो तक स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।